बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं PBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लव जिहाद को असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, मोदी सरकार को बताया आंटी अंकल की सरकार। हिंदू तंजीमों की शिद्दत पसंदी को दिखाता असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट वायरल, कहा मस्जिदों को तोड़कर ऐसे कट्टर लोग महसूस करते हैं फख्र और सुकून। तेलंगाना के DGP ने पेश किया साल 2020 का रिपोर्ट कार्ड, कहा तेलंगाना क्राइम फ्री रियासत की तरफ गामजन, पिछले साल के मुकाबले जुमला क्राइम की शरह में हुई 6% की कमी। स्कूल्स का दोबारा आगाज किया जाना जितना अहम उतना ही अहम है बच्चों की जिंदगियों का तहफ्फुज। वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी का बयान, कहा स्कूल्स के दोबारा खोले जाने के मुतालिक हुकूमत लेगी जल्द फैसला। तेलंगाना के जिले जगतियाल में वजीर कोपुला ईश्वर के दौरे से पहले कशीदगी, बीजेपी और TRS कारकुनों के दरमियान जबरदस्त झड़प। साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन की आज 14वीं बरसी। सद्दाम की फांसी के मौके पर रोए थे अमेरिकी फौजी। और अब खबरों की तफसील। डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से कन्वर्शन को लेकर दिए गए बयान पर हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने शदीद एतराज़ जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि बतौर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया है वो सरासर हिंदुस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी है। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार को अंकल आंटी की सरकार करार दिया। देखिए, ANI को जो राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ने इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो कन्वर्जन हो रहा है और दूसरा कहा कि वो शादी के लिए कन्वर्जन के ख़िलाफ़ हैं। हम डिफेंस मिनिस्टर के इस इंटरव्यू का स्ट्रांग ऑब्जेक्शन लेते हैं उनके इस जुमले के ऊपर, इसलिए कि भारत का संविधान में किसी को भी इजाज़त है कि वो अपना मज़हब तब्दील करे, चाहे कोई हिंदू हो जाए, कोई मुसलमान हो जाए, कोई ईसाई हो जाए, बौद्ध मज़हब को अपना ले या कोई सिख हो जाए। अगर कोई मज़हब तब्दील करता है तो वो अपनी भारत की सिटीजनशिप को नहीं खोता है। राजनाथ सिंह एज ए डिफेंस मिनिस्टर अगर ये बात कह रहे हैं तो हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। तो ये मोदी सरकार जो है ये अंकल आंटी की सरकार हो चुकी है कि आप ये नहीं करेंगे, आप मज़हब नहीं तब्दील करेंगे, आप मोहब्बत अगर होती है तो शादी नहीं करेंगे, आप ये खाना नहीं खाएंगे, आप ये खाना पीनेंगे। तो ये मोदी सरकार जो है ये अंकल आंटी की सरकार हो चुकी है। कोई अगर अपना मज़हब तब्दील करता है तो वो भारत की सिटीजनशिप को नहीं खोता है। तो राजनाथ सिंह साहब के इस बयान की हम इसको हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ख़िलाफ़ है, राइट टू लाइफ के ख़िलाफ़ है, राइट टू इक्वालिटी के ख़िलाफ़ है। ये खामखा ये बता रहे हैं कि कन्वर्जन, कितना कन्वर्जन हो रहा बताइए ना आप। अगर कोई कन्वर्ट होता भी है अपनी मर्ज़ी से होता है तो उसको भारत की सिटीजनशिप तो नहीं खोता है ना, वो इंडिया का सिटीज़न रहेगा। तो इसलिए मोदी सरकार जो है ये अंकल आंटी की सरकार हो चुकी है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लव जिहाद कानून को आइन के खिलाफ कानून करार देते हुए कहा कि क्या मोदी सरकार किम जोंग की डिक्टेटर की तरह सरकार बन चुकी है। आप होते कौन है ये कानून बनाने वाले? अच्छा, अगर कोई मजहब तब्दील करता है तो क्या इंडिया का सिटीजन नहीं रहता वो? अगर कोई मुसलमान हिंदू होता है या हिंदू मुसलमान होता है, कोई क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करता है, कोई बौद्ध मजहब को अडॉप्ट करता है, तो क्या भारत का सिटीजन नहीं है? क्या कहना चाह रही है सरकार? ये देखिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन में प्रोपोगेशन और कन्वर्जन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है वो।
हमको तकलीफ इसी बात की है कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और जब आप संविधान की बात कर रहे, मध्य प्रदेश का जिक्र कर रहे, कल मंदसौर में क्या हुआ? एक मस्जिद के ऊपर पूरे संघ परिवार के लोग मस्जिद के ऊपर चढ़ के आप झंडा लगाते हैं अपना, और 2 दिन पहले प्रधानमंत्री बोलते कि पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज मत करो। रेडिकलाइजेशन कौन हो चुका है? रेडिकलाइजेशन मंदसौर में जो ये लोगों ने हरकत की, उनका रेडिकलाइजेशन हुआ है, मेजॉरिटी कम्युनिटी का। इनको डीरेडिकलाइज करने के लिए क्या कर रही है सरकार? डीरेडिकलाइज नहीं कर रहे उनको, आप उनको और रेडिकलाइज कर रहे हैं, इस तरह के कानून बनाकर नफरत फैला रहे हैं। मंदसौर में जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी शिवराज चौहान की सरकार पर आज होती है। ये शर्मिंदगी की हद है। अफसोसनाक बात है कि एक जुलूस जाता है और मस्जिद के ऊपर जो दिल्ली में हुआ था वो दोबारा हो रहा है यहां पर। क्या है? क्या है? नहीं, अगर 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 क्यों सरकार क्या संविधान के खिलाफ कानून बनाते रहे कि हम कोर्ट को जाएं? सरकार बनाती क्यों संविधान के खिलाफ कानून को? सरकार को तो शर्म आनी चाहिए कि कितने इलाहाबाद हाई कोर्ट में, दूसरे हाई कोर्ट में तो एक के बाद उनके जजमेंट खिलाफ आ रहे हैं उनके ऊपर। कोर्ट को जा सकते क्यों? अरे भाई, कोर्ट को जाने का अख्तियार सबको, तो आप संविधान के खिलाफ कानून बनाएंगे और कोर्ट को जाएंगे। बुनियादी बात यह है कि आपको कोई राइट नहीं है मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर होने का। मैं किससे शादी करूं, मैं क्या खाना खाऊं, मैं क्या कपड़े पहनूं, अरे आप तो ऐसा कर देंगे फिर तो मैं हिल नहीं सकूंगा। फिर आप कहेंगे नहीं, सुबह 3 बजे रात को उठ जाओ, सुबह दोपहर में 1 घंटा सो जाओ और इतना खाना खाओ, ये खाना मत खाओ। अरे आप कौन है भाई? जमहूरियत में मुझे अख्तियार है कि मैं कानून के दायरे में रहकर अपनी जिंदगी गुजारूंगा। आप मुझ पे रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। क्या ये किम जोंग की सरकार हो चुकी है? क्या डिक्टेटरशिप है? यहां पर नहीं होगा। हम इसके खिलाफ, एक संविधान के खिलाफ, और हर एक को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। MIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आखिर मोदी सरकार इस बात को क्यों छिपा रही है कि चाइना ने भारत की सैकड़ों किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया है। मिनिस्टर ने डेप्सांग में, गलवान वैली में, जहां पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर चीन की PLA की फौज कब्जा करके बैठी है, हम डिफेंस मिनिस्टर ये बताने से क्यों कतरा रहे हैं कि भारत की मोदी सरकार वो 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर जो चीन की फौज बैठी हुई है उसको कैसे हासिल करेंगे? उसके लिए उनके पास क्या स्टेप्स लेंगे? पार्लियामेंट में कहा गया था, राज्यसभा में, कि पार्टी के लीडर्स को बुलाकर ब्रीफ किया जाएगा, वो अभी तक नहीं हुआ। आखिर क्यों मोदी सरकार आप जैसे मीडिया के लोगों को क्यों नहीं लेके जाती लद्दाख के पास? क्यों नहीं लेकर जाती डेप्सांग वैली में? क्यों नहीं ले जाकर दिखाती कि कहाँ पर वो चीन की फौज कहाँ तक आ गई? सिर्फ इंटरव्यू देना राजनाथ सिंह। अरे राजनाथ सिंह और प्राइम मिनिस्टर से हम ये डिमांड करते हैं कि भारत की मीडिया को, चलिए उस मीडिया को लेकर चलिए कम से कम जो आपकी दिन रात तायीद करती है, उनको ले जाकर दिखाइए ना। कारगिल की जब जंग हो रही थी पाकिस्तान से, तो बड़े बड़े मीडिया के लोग जाकर रिपोर्टिंग करते थे। और तीसरी बात, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जनाब मोदी चीन का नाम लेने से कतराते क्यों हैं? चीन का नाम लीजिए ना आप। हमने अपने 16 सिपाहियों को वहां पर खो दिया। जिस जगह पर भारत के सिपाही शहीद हुए, क्या वहां पर हम पेट्रोलिंग कर सकते? नहीं कर सकते। राजनाथ सिंह को, देश को ये बताना चाहिए था कि भारत की इकोनॉमी को नरेंद्र मोदी की सरकार ने बर्बाद कर दिया, और इकोनॉमी की बर्बादी की वजह से हमारी फौज के पास उनको पैसा नहीं मिल रहा है। मैं राजनाथ सिंह साहब ये क्यों नहीं बताते कि क्या हमारे पास 40 दिन का इंटेंस वॉर लड़ने का सामान है, एम्यूनेशन है? ANI के इंटरव्यू में डिफेंस मिनिस्टर ने 2 फ्रंट वॉर की बात की। जब 2 फ्रंट वॉर की बात की तो राजनाथ सिंह बताइए कि हम 40 दिन का असला हमारे पास है, 40 डेज का
एम्यूनेशन हमारे पास है नहीं है, सिर्फ 10 दिन का असला हमारे पास है। कट्टर हिंदूवादी तंजीमों के अरकान की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ और एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट शेयर करते हुए हिंदुत्ववादी तंजीमों को निशाने पर लिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने जो ट्वीट शेयर किया है उसमें एक वीडियो भी है जिसमें एक मस्जिद के बाहर हिंदू तंजीमों की भीड़ नजर आ रही है, जबकि कुछ लोग मस्जिद के मीनार पर लगे झंडे हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दावा किया गया है कि इन लोगों ने मस्जिद में तोड़फोड़ भी की। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि इस मुल्क में अक्सरियती तबके के कट्टरपन की हद देखिए। जब वो मस्जिदें तोड़ते हैं तो उन्हें फ़ख्र और सुकून का एहसास होता है। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम ऑफिस को टैग करते हुए लिखा है कि अफसोस पीएम मोदी ने हाल ही में मुजाहिरीन को ये सलाह दी थी कि प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाया जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे लिखा कि सरकार ऐसे गुमराह लोगों की शिद्दत पसंदी ख़त्म करने के लिए जल्द कुछ करे। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी को टैग किया गया ये वीडियो मध्य प्रदेश के मंदसूर ज़िले के डोराना गाँव का बताया जा रहा है। तेलंगाना के डीजीपी एम महेंदर रेड्डी ने साल 2020 का रिपोर्ट कार्ड मीडिया के रूबरू पेश किया और कहा कि रियासत में साल 2019 के मुकाबले साल 2020 के दौरान जुमला क्राइम की शरह में 6% की कमी वाक़ई हुई है। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तेलंगाना के डीजीपी एम महेंदर रेड्डी ने चाहशंबे के रोज तेलंगाना रियासत के नज्म ज़ब्त की सालाना रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत क्राइम फ्री रियासत की तरफ गामजन है। उन्होंने बताया कि मर्डर केसेस में 8.59%, प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में 21%, डकैती में 28%, रॉबरी में 33% की कमी वाक़ई हुई है। वहीं चेन स्नैचिंग वाक़यात में 46%, जबकि ख़वातीन के खिलाफ जराइम में 1.9%, वाइट कॉलर जराइम में 42% और सड़क हादसात में 13.9% की कमी वाक़ई हुई है। उन्होंने कहा रियासती पुलिस ने मोहलिक कोरोना वायरस की वबा के दौरान जनता कर्फ्यू लॉकडाउन में नुमाया रोल अदा किया है। वहीं अवाम में पुलिस पर एतमाद और भरोसे को परवान चढ़ाने में कामयाबी हासिल की। मजलूमों की मदद और जालिमों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अंजाम दी गई। रियासती हुकूमत की जानिब से मुहैया की गई जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने मुल्क की पुलिस में रियासत का नाम सरे फहरिस्त बना दिया है। మేజర్ వైలెన్స్ అనేది లేకుండా శాంతి భద్రతలను పరిరక్షించడంలో తెలంగాణ పోలీస్ శాఖ పూర్తిగా సక్సెస్ అయింది. అదేవిధంగా ఈ లాక్డౌన్ టైంలో ప్రజల అవసరాల కొరకు తెలంగాణ పోలీస్ వ్యవస్థ ముందుండి వారి అవసరాలని గుర్తెరిగి ఒక పీపుల్స్ ఫ్రెండ్లీ ఎన్వైరన్మెంట్లో వాళ్ళకు అందించినటువంటి సేవల ద్వారా సమాజం నుండి మంచి స్పందన వచ్చింది. ప్రజలు పోలీసులు చేసినటువంటి సేవల్ని ఎంతగానో గుర్తించారు, కొనియాడారు. అదేవిధంగా క్రైమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, నేర నివారణ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం చూసినట్లయితే గత సంవత్సర కాలంలో 2019తో కంపేర్ చేస్తే ఈ సంవత్సరంలో ఓవరాల్గా మనకు 6% క్రైమ్ తగ్గడం జరిగింది. అయితే ఈ నేరాలు మనకి మర్డర్స్లో 8.59% తగ్గింది ఓవరాల్గా. అట్లాగే ప్రాపర్టీ క్రైమ్లో 21% తగ్గింది. డెకాయిటీస్ 28%, రాబరీస్ 33%, బర్గ్లరీస్ 17%, ఆర్డినరీ థెఫ్ట్స్ 22%, చైన్ స్నాచింగ్స్ 46%, అట్లాగే క్రైమ్ అగెనిస్ట్ ఉమెన్ 1.92%, వైట్ కాలర్ అఫెన్సెస్ 42%, రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ అబౌట్ 14%, డెత్స్ ఇన్ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ 9%, అట్లాగే ఇంజ్యూర్డ్ పర్సన్స్ ఇన్ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ అబౌట్ 17%. ఇవి మేజర్గా రిడక్షన్ జరగడం జరిగింది. అట్లాగే ప్రాపర్టీ రికవరీ చూసినప్పుడు మనకి ఈ సంవత్సర కాలంలో 54% రికవరీ చేయడం జరిగింది వెన్ కంపేర్డ్ టు 53% లాస్ట్ ఇయర్. అట్లాగే కన్విక్షన్స్ చూస్తే మనకి ఏదైతే గోల్ ఉందో నేరం చేసిన ప్రతి ఒక్కరు దొరకాలి, దొరికిన ప్రతి ఒక్కరికి శిక్ష పడాలనేటువంటి లక్ష్యం ఏదైతే ఉందో దాంట్లో భాగంగా మనం ఈ కోర్టు ఫంక్షనల్ వెహికల్ని మనం స్ట్రెంథెన్ చేసి అందరు సీనియర్ సూపర్వైజరీ అధికారులందరూ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవడం ద్వారా ఈరోజు కన్విక్షన్ రేట్స్ కూడా టైం టు టైం అవి ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తున్నాయి.
तेलंगाना के डीजीपी एम महेंदर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना पुलिस वाहिद पुलिस है जिसने खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अलहदा से ब्रांच कायम कर मौसर खिदमात अंजाम दे रही है। इस विंग की अव्वलीन तरजीह खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ है। इसके लिए तमाम तर इक़दामात इख्तियार किए गए हैं। ये टीम जहाँ कहीं भी किसी भी खातून को ज़रूरत पड़ती है वहाँ पहुँचकर किसी भी सूरत हाल से निपटने की महारत और अहलियत रखती है। Telangana Police is the only state which has formed a separate functional vertical, women safety wing at the state level. So 2 senior officers have been given to that unit, and then throughout the state, all unit officers within their units also, women safety as a top priority, we have been taking all the measures. So whenever and wherever there is an emergency for women, 100% we are accessible and we are taking measures proactively. And in whichever cases are happening, the finalization, the investigation, arrest, prosecution, in that respect also we have been giving full priority and importance to such cases. As far as the rape cases are concerned, some of the cases, as you can see the breakup, minors when they get eloped, those cases are also included as the rape cases. So therefore, we go based on facts in each case and then take the investigation forward. डीजीपी एम महेंदर रेड्डी ने हालिया दिनों ऑनलाइन इंस्टेंट लोन ऐप्स के फ्रॉड के मामलों पर पुलिस की जानिब से की गई कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि इस तरह की सरगर्मियों पर कंट्रोल और काबू पाने में तेलंगाना पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। इस मामले की तफसील से तहकीकात की जा रही है। ఈ లోన్ యాప్స్ చూసినట్లయితే తెలంగాణ పోలీస్ వ్యవస్థ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంటుందనేది మీకు తెలుసుంటుంది. మనం ఏదైనా ఒక సమస్య ప్రజలకు వచ్చినప్పుడు మనం పోలీస్ వ్యవస్థ ఎలా రెస్పాండ్ అవుతుందనేది ఈ యాప్స్ విషయంలో ది వే ది తెలంగాణ పోలీస్ హ్యావ్ రెస్పాండెడ్, ఇట్ హస్ బీన్ ఎ రోల్ మోడల్ ఫర్ ది ఎంటైర్ కంట్రీ. డెఫినెట్లీ వీ టేక్ వెరీ స్ట్రాంగ్ యాక్షన్ అగైన్స్ట్ ఆల్ దోస్ హూ ఆర్ ఇండల్జింగ్ ఇన్ ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ త్రూ దిస్ మీన్స్. ఇప్పటి వరకు దాదాపుగా 50 కేసులు కట్టడం జరిగింది. 27 మందిని దీంట్లో అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అయితే యాజ్ ఫార్ యాజ్ ది linkages with China and other countries, this is under investigation. At this stage right now, I won't be able to connect it unless we have the full evidence. But I can say that some of the Chinese also have been arrested. The Chinese citizens, those who are staying here, those who are connected with these cases, we have taken them into custody, we have arrested them. But as far as the linkages are concerned, we will have to go by the evidence only. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।